और बड़ी खबर मुंबई से, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की खबर है कि देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 12 घंटों की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। ईडी के मुताबिक अनिल देशमुख को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, यानी कि कोर्ट में पेशी के बाद ईडी किस तरह आप कस्टडी मांगती है, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। और इससे पहले 5 बार समन ईडी ने अनिल देशमुख को भेजा था और अब 12 घंटों की लंबी पूछताछ उनसे हुई, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अब क्या मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अनिल देशमुख की? बिल्कुल मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से अनिल देशमुख पिछले 4.5 महीने से वो गायब थे, लगातार ईडी के सम्मन के बावजूद भी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे, कानूनी रास्ते अपनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सारे रास्ते बंद होने के बाद अनिल देशमुख को ईडी के सामने पेश होना पड़ा। और ईडी को पता है कि अगर गिरफ्तारी नहीं करती तो निश्चित तौर पर अगली बार अनिल देशमुख अगर कहीं फिर से नहीं आते तो कोर्ट के सामने ईडी को मुंह की खानी पड़ती थी। इसलिए ईडी ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार करे। अब ईडी की पूरी कोशिश होगी कि पीएमएलए कोर्ट में अनिल देशमुख को रिमांड ली जाए और जो भी उनसे तमाम सारे ट्रांजैक्शंस की डिटेल है, जो उन सारी चीजों पर बात की जा सके, उनसे पूछताछ की जा सके। और साथ ही साथ इस नेक्सस के पीछे सिर्फ अनिल देशमुख थे या फिर कौन कौन से लोग हैं, उन सारे लोगों के बारे में भी वो कोशिश करेगी कि पूछताछ करे। वही दूसरी तरफ अनिल देशमुख के एडवोकेट्स की कोशिश है कि पीएमएलए एक्ट में जो रिमांड होगा ईडी का, उसको अपोज किया जा सके और अपोज करके अनिल देशमुख की रिहाई जल्दी से जल्दी कराई जा सके, उनको बेल दिलाई जा सके। बिल्कुल, यानी कि आज ईडी कस्टडी मांग सकती है अनिल देशमुख की, मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं और साथ साथ तमाम डिटेल्स भी उनसे मांगी जा सकती हैं। और पूछताछ अगर आगे होगी तो और क्या खुलासे होंगे, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस के ही 2 गुटों में हिंसक झड़प शुरू हो गई। पार्टी के श्रमिक संगठन के 2 धड़ों में वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई, जिसे शांत कराने के लिए पुलिस वाले पहुंचे। लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत होने के बजाय और भड़क गया। पुलिस जिस नेता को साथ लेकर पहुंची, भीड़ ने उसी नेता पर हमला बोल दिया। पुलिस की तैयारी भी इस तरह के बवाल को काबू में करने की नहीं थी। लोगों को शांत करने की अपील होती रही, लेकिन पीटने वालों के हाथ नहीं रुके। हाथों के साथ कुछ ही देर में लोगों ने लातें चलानी भी शुरू कर दी। लोग रुकते दिखे तभी एक आदमी ने पीछे से आकर एक डंडा चला दिया। हंगामा बढ़ता चला गया और पूरे इलाके में तनाव पैदा हो गया। पुलिस वाले भीड़ को हटाने की कोशिश में लग गए। पुलिस वालों ने ढूंढ ढूंढ कर हंगामा करने वाले लोगों को भगाया, तब जाकर हालात पर काबू पाया जा सका। लेकिन इस बीच कई लोग जख्मी हो गए, जिनमें कुछ तो पुलिस वाले भी शामिल हैं। हालांकि इलाके में अब भी तनाव बना हुआ है। ग्लासगो के COP26 जलवायु सम्मेलन के मंच से पीएम मोदी ने क्लाइमेट चेंज पर दुनिया को नया मंत्र दिया। पीएम ने वहां लाइफ यानी कि लाइफ फॉर एनवायरमेंट का मंत्र दिया, जो कि भारत की संस्कृति का प्रतीक रहा है। पर्यावरण के लिए जीना न केवल महात्मा गांधी की सीख है, बल्कि खुद पीएम मोदी के जीवन का भी ये लक्ष्य है कि पर्यावरण के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हो। साथ ही पीएम मोदी ने सम्मेलन में विकसित देशों से भी अपील की कि जैसे भारत क्लाइमेट चेंज को लेकर अपने लक्ष्य निर्धारित कर रहा है, वैसे ही उन्हें क्लाइमेट फाइनेंस और तकनीक के आदान प्रदान के लिए तैयार होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज पर पीएम मोदी ने दुनिया को साफ संदेश दिया कि भारत सिर्फ वादे ही नहीं करता, बल्कि पूरे करके भी दिखाता है। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और 5वां, वर्ष
2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। प्रधानमंत्री ने भारत के लिए एक नया रास्ता तय कर दिया है और दुनिया को दिखा दिया है कि भारत जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर वो कदम उठाएगा जो और कोई नहीं उठा रहा। उन्होंने कहा कि दुनिया बात करती है और वायदे देती है कि हमने क्लाइमेट चेंज में ये किया, वो किया, ये करना है, वो करना है, लेकिन भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है साफ है और बहुत ही इम्प्रेसिव है। उन्होंने बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर 25% इंक्रीज हुई है पिछले ही कुछ सालों में और दुनिया में चौथे नंबर पे है भारत रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी है वो आगे ही कम हो चुकी है और 2030 तक लेकर उसको 50% पर एक सीमा लगा दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री इस तरह उदाहरण देके दुनिया को बता रहे थे कि भारत कदम ले चुका है और आगे कदम और लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया को समझना चाहिए कि जो एनवायरनमेंट की जो समस्या है ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। जो ऊंची कंजम्पशन करते हैं, बहुत हाई कंजम्पशन करते हैं, उसका नतीजा एमिशंस होता है। और उन्होंने ये एक संदेशा दिया है डेवलप्ड वर्ल्ड को कि वो अपनी कंजम्पशन कम करें और वो अगर ये करें तो फिर उनका जो वन वर्ल्ड का एक आइडिया है वो एक स्वप्न जो है वो पूरा हो सकता है और वो सबके लिए भला होगा उसमें। तो एक बहुत ही स्पष्ट एक नीति प्रधानमंत्री ने आगे रखी है दुनिया के आगे और एक आइडिया रखा है, एक विचार रखा है कि वन वर्ल्ड बन के एक साथ होके इस समस्या का सामना करें। और कोरोना से जंग में वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज करने के लिए देश में हर घर दस्तक नाम से महाअभियान शुरू होने जा रहा है। न्यूज़ 18 की रवि सिंह की खबर है कि पीएम मोदी 3 नवंबर यानी कि कल इस अभियान की औपचारिक शुरुआत कर सकते हैं। ये अभियान 1 महीने यानी 2 दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत 18 साल से ऊपर के जो लोग वैक्सीनेशन से छूट गए हैं या फिर जिनकी दूसरी खुराक नहीं लगी है उन्हें उनके घर जाकर कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इस अभियान में जोर दिया जाएगा कि जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है उन्हें वैक्सीन लगाई जाए। साथ ही दूसरी डोज नहीं लगवाने वालों को भी इस अभियान के तहत टीका लगाया जाएगा। मेक्सिको में एक सरकारी पाइपलाइन से पेट्रोल की चोरी बेकसूर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। बताया गया कि पेट्रोल चुराने के लिए पाइपलाइन में एक नल फिट किया गया था जिससे रिसाव के बाद 3 इतने जोरदार धमाके हुए कि एक आदमी की मौत हो गई। 15 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे। क्योंकि धमाके इतने भयानक थे कि रात में अपने बिस्तर पर सो रहे लोग सीधा अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच गए। आग के रास्ते में जो कुछ आया राख हो गया। हादसे के बाद पूरा इलाका छावनी में बदला दिखा। बचाव अभियान चलाने के लिए सेना, पुलिस और दमकल विभाग के करीब 1400 राहत कर्मियों की फौज तैनात कर दी गई। रात लगभग 3 बजे धमाकों का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन सूरज उगने के बाद भी आग की ज्वाला दूर से ही सुलगती हुई देखी गई। धमाकों ने आसपास के मकानों के चिथड़े ऐसे उड़ाए मानो वो ईंट पत्थर के नहीं बल्कि कागज के बने हों। मकान मलबे में बदले तो दर्जनों लोग रातों रात बेघर हो गए। 50 से ज्यादा घर या तो पूरी तरह ढह गए या फिर टूट गए। बताया गया कि पेट्रोल लीक होने की सूचना मिलने के बाद तुरंत करीब 2000 लोगों के घर खाली करवा लिए गए, नहीं तो हादसा कई जिंदगियां निगल सकता था। और देश भर में 3 लोकसभा 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की आज मतगणना होगी। काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। 3 लोकसभा सीटों में मध्य प्रदेश की खंडवा, हिमाचल की मंडी और दादरा और नगर हवेली की सीट शामिल है। और इसके अलावा 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के वोटों की भी गिनती की जाएगी। इनमें बिहार की 2, हरियाणा की 1, मध्य प्रदेश की 3, राजस्थान की 2, पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों समेत कुल 29 सीटों पर 30 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। और हम आपको लगातार दिखाएंगे इन सभी सीटों के पल पल की अपडेट और सबसे सटीक नतीजे। और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत का दावा किया और नीतीश कुमार पर निशाना साधा। नीतीश कुमार जी तो पूरी तरीके से समझिए कि कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। धन बल सब कुछ लगा दिया गया, लेकिन जीत हमारी होनी है।
चाहे कोई प्रयास कुछ भी कर ले, जीतेंगे हम। वहीं बिहार सरकार में मंत्री रहे नंदकिशोर यादव ने भी दोनों सीटों पर जीत का दावा किया। देखिए, मुझे तो पूरा विश्वास है कि बिहार जनता विकास के साथ अपने को जोड़ेगी और विकास माने एनडीए सरकार बनेगी। जनता जिसको वोट देगी वो चुनाव जीतेंगे, लेकिन इन चुनावों के परिणाम से एनडीए सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो लोग सपना देख रहे हैं दिन में, वो सपना ही देखते रहेंगे। हरियाणा के एलानाबाद सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना सिरसा में हो रही है। सिरसा में मतगणना चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में होगी और वहां प्रशासन ने सभी पार्टियों से कहा है कि मतगणना वाली जगह पर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता ने हंगामा किया तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। एलानाबाद सीट से आईएनएलडी के अभय चौटाला मैदान में हैं। वहीं बीजेपी और जेजेपी की तरफ से गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस के टिकट पर पवन बेनीवाल ने चुनाव लड़ा। तो हमने फोर्स डिप्लॉय कर रखी, जैसे मैंने बताया कि जो सेंटर है उसके आसपास तो फोर्स है ही, आउटर रूट्स पे भी और शहर में भी विभिन्न जगहों पे हम लोगों ने नाके लगा रखे हैं, तो वहाँ पुलिस फोर्सेस रहेंगी। और साथ में यहाँ पे 4 पैरामिलिट्रीज हैं, वो ऑलरेडी हैं अवेलेबल, तो 2 तो काउंटिंग में रहेंगी और 2 को हमने रिजर्व में रख रखा है कि अगर कोई भी ऐसा कोई माहौल बिगड़ता है या कोई कानून व्यवस्था तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। अखिलेश यादव यूपी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कोवैक्सीन लगवाने वाले यात्री अब ऑस्ट्रेलिया बिना किसी रोक टोक के जा सकेंगे। वहां की सरकार ने इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने चेन्नई में अपने काफिले को रोककर एक एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इसमें दिखा कि नगर पालिका की बैठक के दौरान सफाई के मुद्दे पर बहस इतनी बढ़ी कि एक नगर पालिका सदस्य ने उनके सामने कुर्सी पर बैठे सीएमओ के चेहरे पर मुक्का जड़ दिया, जिससे दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। तभी एक और सदस्य ने बीच बचाव किया और कुछ लोग नगर पालिका सदस्य को उठाकर अपने साथ वहां से ले गए। हमारे हाथापाई करना शुरू किया, उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा, थाने में जाके एफआईआर करेंगे। नगर पालिका के चेयरमैन इस मुद्दे पर सीएमओ के खिलाफ दिखी और उनकी गलती गिनाने में देर नहीं लगाई। डॉक्टर अतुल के इसलिए भी बदतमीजी की गई है कि उन्होंने बहुत परेशान कर दिया था। हमारे एक सभासद की तो आंखों में आंसू थे। इस घटना के बाद भी वहां जोरदार हंगामा चलता रहा। एक दूसरे पर आरोप पलटवार करते हुए सभा के सदस्य टेबल पर जोर जोर से हाथ मारते हुए भी दिखे। सीएमओ ने अपने साथ हुए बर्ताव की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद नगर पालिका सदस्य प्रवीण पीटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने वाले चीन में ही महामारी के नाग ने एक बार फिर ऐसा फन फैलाया कि उसे सांप सूंघ गया है। पिछले 2 हफ्ते में चीन के 14 प्रांतों में कोरोना के नए केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद उत्तर में चीन के शासन वाले इनर मंगोलिया इलाके में तो घूमने पहुंचे 2000 से ज्यादा पर्यटकों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। और कहीं लोग इधर उधर न हो जाएं, इसलिए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम प्लेटफॉर्म पर ही तैनात हो गई। ऊपर से नीचे तक पीपीई किट में ढके स्वास्थ्य कर्मी यात्रियों के ट्रेन से उतरते ही उन्हें क्वारंटीन करने के लिए बसों में बैठाकर सीधा होटल रवाना हो गए। वहीं होटल में मेडिकल स्टाफ की अलग टोली पर्यटकों पर नजर बनाए दिखी। चीन ने इनर मंगोलिया इलाके के हर गली मोहल्ले में टेस्टिंग कैंप लगा दिए, जहां लोगों के बीच 2 गज की दूरी का सख्ती से पालन कराया गया। यहां तक कि बरसात में छाता पकड़कर भी लोग टेस्ट के लिए अपना नंबर आने का इंतजार करते नजर आए। उत्तर के बाद चीन के दक्षिण पूर्व में भी हालात वैसे ही दिखे। जियांगशी प्रांत की एक काउंटी में तो कोरोना का महज 1 केस मिलने के बाद प्रशासन के हाथ पांव ऐसे फूले कि रातों रात ही लोगों का कोरोना टेस्ट शुरू करवा दिया गया। काउंटी ने 2 दिन के अंदर अपने सभी 3,86,000 लोगों के टेस्ट का लक्ष्य तक रख दिया। वहीं कोरोना के खौफ ने चीन को ऐसा थर्राया कि आनन फानन में शंघाई का डिज्नीलैंड अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। यहां तक कि वहां पहुंचे 33,000 से ज्यादा पर्यटकों को घूमना तो नसीब नहीं हुआ, बल्कि प्रशासन ने उन्हें पकड़कर उनका कोरोना टेस्ट करवा दिया। असल में 2 दिन पहले एक कोरोना पॉजिटिव शख्स डिज्नीलैंड घूमने गया था, जिसके बाद शंघाई शहर प्रशासन के कान खड़े हो गए और एक दिन पहले पूरे डिज्नीलैंड को बंद कर दिया गया। हालांकि तब तक हजारों लोग वहां घूमने पहुंच चुके थे, मगर तब भी थीम पार्क खाली नहीं कराया गया, बल्कि पर्यटकों का कोरोना टेस्ट शुरू कर दिया गया। रात हो गई, कई घंटों तक हजारों की भीड़ थीम पार्क में बंद रही, लेकिन घर जाने की इजाजत तभी मिली जब तक रिजल्ट नेगेटिव नहीं आया।
बताया गया कि वीकेंड पर डिज्नीलैंड गए सभी 33,863 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया और राहत की बात रही कि सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। और अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। दीपोत्सव समारोह के लिए रामनगरी पूरी तरह से सज चुकी है। राम के समय मंदिर परिसर और सरयू घाट रोशनी में नहाया हुआ है। रामनगरी अयोध्या की भव्यता आज देखते ही बन रही है। भगवान राम के स्वागत में अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। दीपोत्सव का मुख्य आयोजन 3 नवंबर को होगा। छोटी दीपावली के दिन 9 लाख दीपों से सरयू का श्रृंगार किया जाएगा। सरयू नदी किनारे 9 लाख दीपों की जगमगाहट के साथ ही अयोध्या के नाम एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 2017 में दीपोत्सव की नींव रखी गई थी। उसके बाद से लगातार हर साल दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में इस वक्त दीपोत्सव की झलक आप देख सकते हैं कि अयोध्या को बेहद भव्यता और दिव्यता के साथ सजाया गया है। इस वक्त राम की पैड़ी पर इस लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में न सिर्फ अयोध्या बल्कि उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न प्रांतों से जो श्रद्धालु हैं, राम भक्त हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना शानदार लेजर शो का यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये वही स्थल है जहाँ पर राम इस दीपोत्सव के दौरान 9 लाख दियों को जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 3 तारीख को यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में जो तमाम खास मेहमान देश विदेश से पहुंचेंगे, उनकी मौजूदगी में यह इस राम की पैड़ी पर 9 लाख से अधिक दीपों को जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको दर्ज कराया जाएगा। अब 2-4 साल और दम के गाएंगे। बैटरी चार्ज करके जा रहे हैं, भगवान राम की कृपा लेके जा रहे हैं। और क्या लोगों में जोश है, क्या सुंदर सुन रहे हैं। जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, लोगों के चेहरे पर एक अलग खुशी है। किसी भी धर्म का हो, सबके अंदर वो खुशी है, सबके अंदर वो आनंद है। भगवान सबको बनाए रखे। और ये नगरी तो दुनिया में जानी जाएगी, ऐसी बनने वाली है। मंदिर के साथ साथ और भी डेवलपमेंट्स मोदी जी और योगी जी इतने कर रहे हैं कि ये नगरी जो है, मुझे तो लगता है कि हमारे देश की सबसे सुंदर नगरी बन जाएगी। और दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत वाडेकर सिस्टर्स के भजनों से हुई और पूरा वातावरण राम के रंग में रंग गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में भव्य दीपोत्सव का शुभारंभ हो गया है। और ऐसे में इस दीपोत्सव का शुभारंभ नागपुर से आई वाटेकर सिस्टर्स ने किया है, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे। कैसा लग रहा है आपको भगवान राम की नगरी में आकर, और यहाँ पर आपने जो संगीतमयी प्रस्तुति रही उससे आज आगाज हुआ? हम जब गा रहे थे तो गाते समय ऐसा लगा कि साक्षात भगवान श्री राम जी हमारा भजन सुन रहे हैं, क्योंकि राम कथा पार्क शबरी नदी के मतलब सामने है। तो ऐसा लगा कि मतलब प्रसन्न हो गया पूरा वातावरण राम जी का भजन गाते। आपको कैसा लगा अयोध्या आकर? अयोध्या आकर तो बहुत ही अच्छा। हम पिछले साल आए थे अयोध्या और इसी साल आए हैं, और तो इतना पसंद आया कि यहाँ का वातावरण, यहाँ की जो लोकेलिटी है, तो ये बहुत ही सपोर्टिव है और उन्होंने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया हमें, तो बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि कुछ आप भी थोड़ा भगवान राम के बारे में अगर कुछ गुनगुनाना चाहेंगे ना चाहेंगे? 2 लाइन हम कथा दी। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। दीपोत्सव के लिए राम की पैड़ी पर लगातार दिए भी पहुंचाए जा रहे हैं और इन दियों को रखने के काम में कई लोग जुटे हुए हैं। अब तक करीब 3 लाख दिए राम की पैड़ी पर सजा दिए गए हैं, जबकि लगातार दियों को रखने का काम चल रहा है। अयोध्या साकेत महाविद्यालय और अवध विश्वविद्यालय समेत आसपास के कई छात्र लगातार दियों को सजाने में जुटे हुए हैं। जितने भी स्टूडेंट दिख रहे हैं आपको, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सब बच्चे मतलब कई डिपार्टमेंट से, शारीरिक विभाग से, समाजशास्त्र, सारे बच्चे इकट्ठा हुए हैं। दिए लगाने का काम दिया गया है सबको। कितने दिए जलाए? अभी इस 8 नंबर घाट पे हम लोग को जिम्मेदारी मिली है, जो कि 58,000 दियों की जिम्मेदारी मिली गई है।